हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स हमारा चल रहा था सारणिक। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना सीखा। इसके बाद हमने यहाँ पर माइनर निकालना सीखा, कोफैक्टर निकालना हमने सीखा। इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा और इसी से हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना भी सीखा। तो बेसिकली जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं और डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ इसको यूज करते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, मैट्रिक्स में आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट्स को निकालना सीखा, उसको सॉल्व करना सीखा। उसके बाद कोफैक्टर माइनर निकालना सीखा और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने सीखा और इसके अलावा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बाद अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स देखेंगे, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कि समीकरण निकायों को हम सॉल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन ऑफ हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, और इसको आप हिंदी में कहेंगे सारणिकों और आव्यूहों के सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग। तो क्या क्या एप्लीकेशन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन है इसका सारणिक और डिटर्मिनेंट्स और आव्यूहों का हेडिंग डालेंगे सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग। पहला जो यहाँ पर अनुप्रयोग है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन by using inverse of matrix, ठीक है। तो पहला जो यूज किया है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हुए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहेंगे आप, आव्यूहों के व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स आव्यूहों के व्युत्क्रम का प्रयोग करके समीकरण निकायों को हल करना। समीकरण निकायों को
हल करना। तो आव्यूहों का के व्युत्क्रम का यानी इनवर्स मैट्रिक्स का यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, समीकरण निकायों को हल करना। ठीक है, समीकरण निकायों को हमें यहाँ पर हल। इसके लिए हम यहाँ पर एक समीकरण निकाय लेंगे जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ऐसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये यहाँ पर मेरे पास एक क्या है, समीकरण निकाय है। ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक समीकरण निकाय है, इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसका प्रयोग करके व्युत्क्रम आव्यूहों का हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रयोग करना है। इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके इस समीकरण निकाय को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें आपके पास क्या होते हैं, इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट दिया। तो आपके पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं, एक्स वाई और जेड है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट में कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगा, A1 A2 B1 C1, A2 A3 B1 B2 और B3, ऐसे ही C1 C2 और C3। ये आपके पास क्या है, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा इस मैट्रिक्स को हम A से डिनोट करते हैं, A से, इसको हम A से लिखेंगे। इसके बाद आपके पास एक वेरिएबल मैट्रिक्स होगा जिसमें आप वेरिएबल्स को लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म। सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स में आपके पास क्या क्या वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई और जेड। और तीसरा यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसको मैं यहाँ पर देखिए, इसको आप एक्स से डिनोट करते हैं। ये आपका ए से आप इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, ये आप एक्स है, आपका एक्स है। इसके बाद आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास D1 D2 और D3, D1 D2 और D3, ये आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर क्या कहा आपसे, ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है और ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। हम कर रहे हैं सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए आव्यूहों के व्युत्क्रम का प्रयोग करके रैखिक देखिए लीनियर लिखा है तो यहाँ पर रैखिक आप कर लेंगे, रैखिक समीकरणों का, लीनियर लिखा है ना, तो रैखिक समीकरणों को हल करना। ठीक है, रैखिक समीकरण को आप कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मैंने एक समीकरण निकाय लिखा जिसमें आपके पास इस तरह से समीकरण दिया है। इस समीकरण से मैंने कोफिशिएंट उठाए और उनका एक मैट्रिक्स बनाया। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं कह रही हूँ ये A। इसके बाद इनके वेरिएबल्स को हमने उठाया, वेरिएबल्स को उठाने के बाद इसको हमने कहा एक्स वाई जेड, ये आपका एक वेरिएबल मैट्रिक्स है। और इसके जो भी कांस्टेंट थे D1 D2 और D3, इनको हमने कहा ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स में आपका D1
D2 और D3। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। किसका यूज करते हुए, इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करते। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, ए ये आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को आप क्या कह देंगे, ये आपका बी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपका बी मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स आपका हो जाएगा, कॉमा है, इसके बाद ये आपका ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको इतना कॉपी कर लेंगे। तो यहां से आपके पास क्या आ जाता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, आपके पास क्या आया है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने क्या लिखा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए यहाँ पर आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स यहाँ पर आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, और बी आपका यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब क्योंकि हमें यहाँ पर इनवर्स का यूज करना है, तो मुझे ए का यूज ना करते हुए ए इनवर्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर प्री मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी, किसकी, ए इनवर्स। ए इनवर्स की हम यहाँ पर प्री मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लीकेशन, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स की आप प्री मल्टीप्लाई कीजिए, ए इनवर्स, और ए पहले से था, और ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, अब आप जानते हैं मैट्रिक्स की दुनिया में आई जो है, यानी कि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो 1 की तरह काम करता है। और 1 जो है, किसी भी नंबर को आप, यदि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। हमने क्या कहा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स की दुनिया में 1 का काम करता है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स से यदि आप उस आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस से आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा। दैट मीन्स इस आई को आप यहाँ पर एक्स लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखिए, जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया। यहाँ पर मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, रैखिक लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना था, समीकरण निकायों को सॉल्व करना था यूजिंग ए इनवर्स, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स, यानी कि व्युत्क्रम आव्यूहों का यूज करते। तो अब देखिए, एक्स क्या था, वेरिएबल मैट्रिक्स था। तो आप x निकालेंगे तो उसका सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं ना, आपके पास कोई इक्वेशन है, लेट्स सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, जब ए बी एक्स वाई और जेड का, एक्स और वाई का मान आप निकालेंगे। ठीक है ना, तो जब आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल देते हैं तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। दैट मीन्स कि इन इक्वेशन, समीकरण निकायों को सॉल्व करने के लिए आपको वेरिएबल मैट्रिक्स निकालना है, वहां से आप एक्स वाई जेड निकाल लेंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। इससे आप क्या निकालेंगे, इससे आप निकालेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर आपका वेरिएबल मैट्रिक्स। अब आपने ए इनवर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या हो जाता है, ए इनवर्स आप जानते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख लूं पहले। ए इनवर्स बराबर कितना हो जाता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ एडी, जैसे इसको आप क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में आपके पास बी, ये आपके पास ए इनवर्स होता है। दैट मीन्स जब आप क्या निकालेंगे, जब आप x निकालेंगे तो आपके पास ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी, ये आपके पास इतना होना चाहिए। ठीक है, इतना आपके पास होना चाहिए। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, यहां से आप निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको
पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो आपके पास देखिए दो केस हो सकते हैं। यदि आपके पास ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, यदि वो 0 नहीं है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ऐसे सॉल्यूशन को आप कहेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हिंदी में आप इसको संगत क्या कहेंगे, इसका हल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि ऐसा होता है a डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको देखेंगे आप, इसको नोट करके लिखेंगे। ठीक है, तो दो केस आपके पास हो सकते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस आपके पास ये है, तो डिटर्मिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन। उस समय आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा केस आपका क्या हो सकता है, केस 2। केस 2 में a डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 0 आपका कब होगा, इसके भी आपके पास यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। इसके भी आपके पास दो केस हो सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आपके पास 0 है, इसके लिए भी आपके पास दो केस हैं। ठीक है, पहले केस में एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी यदि आपका क्या आ गया है, 0 आ गया है, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहां देखिए मैं इसको इसके साथ ले जाती हूँ, x के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। अब हमने क्या कहा, केस आपके पास क्या हो, देखिए मैंने इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, a डिटर्मिनेंट्स को मैं उधर ले गई। यहाँ पर a जो आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a 0 है, यानी कि ये तो आपके पास 0 है। ठीक है, और इसको भी हमने क्या कहा, ये भी 0 है, ये पूरा भी आपके पास 0। तो इस केस में आपका x कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, इस केस में x आपका कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना, ध्यान से देखना है, आपके पास दो केस बनते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, तो उस समय इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसको आप क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसका होगा। इसके अलावा दूसरा केस क्या हो सकता है, a डिटर्मिनेंट्स आपका 0 है, 0 में भी आपके पास दो केस हो सकते हैं। यदि आपका a एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर x आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर इसका इनफाइनाइट इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस इसका ये हो सकता है कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो आप यहां पर रखिए, देखिए x डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू, ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब हमने क्या कहा, ये तो आपका 0 है, ये तो केस में ही था, ये तो 0 है। अब a डज नॉट इक्वल टू 0, क्या इसको आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि ये 0 के इक्वल ना हो।
हमने इस डिटर्मिनेंट्स को जब इस एक्स मैट्रिक्स के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये आपका जीरो हो जाएगा। तो जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्या कहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इसके इक्वल ना हो। तो यहाँ पर आपका एक्स का नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और नो सॉल्यूशन इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, ये आपका इस केस में इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं सॉल्यूशन निकायों को, समीकरण निकायों को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास एक समीकरण निकाय है जिसमें हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया जिसको हमने ए माना। इसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स आपके पास एक्स वाई जितने भी वेरिएबल हैं इनका एक मैट्रिक्स बनाया। इसके बाद आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट में आपका क्या आ जाएगा, D1 D2 और D3 आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कहा, Ax इक्वल टू बी यहाँ पर आपके पास आ गया है। लेकिन हमें क्या करना है, इस समीकरण निकाय को व्युत्क्रम से यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स से ही सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये आपके पास आ गया था Ax इक्वल टू बी। हमने प्री मल्टीप्लीकेशन किया किसकी, A इनवर्स की। A इनवर्स की प्री मल्टीप्लीकेशन करके आपको क्या मिल गया, A इंटू ए इनवर्स एक्स। अब हम जानते हैं A इंटू ए इनवर्स क्या होता है, I होता है। कैसे होता है, देखिए A इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए 5 की मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से कट करके ये 1 आएगा। तो 1 यहाँ पर मैट्रिक्स की दुनिया में आपका जो I है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का काम करता है। और किसी भी मैट्रिक्स को आप I से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब किसी भी समीकरण को, किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। यदि वेरिएबल का वैल्यू निकल जाती है तो आप क्या बोलते हैं, ये सॉल्यूशन है। यानी x क्या था, वेरिएबल मैट्रिक्स था। तो अब आप इस फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए, मुझे पता है A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यानी कि आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट्स आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, और एडजॉइंट आपको आना चाहिए। अब देखिए आप डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, एडजॉइंट आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, इसके अलावा बी आपके पास एक मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आपको आना चाहिए। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उन सब का अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमने मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में जितना भी पढ़ा उन सब का ये कंक्लूजन है, उन सब का एक समरी टाइप का अगर एक क्वेश्चन भी आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो सारा आपका रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई चीज आपने स्किप करी है तो यहाँ पर आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर A इनवर्स आपके पास ये फॉर्मूला आ गया है। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला मुझे मिल गया है। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट, देखिए हमने जब डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया था, इनवर्स को किया था, तो वहां पर आपका क्या आया था, हमने पहले डिटर्मिनेंट्स को चेक किया था, ठीक है ना। हम डिटर्मिनेंट्स को चेक करते थे। यहाँ पर भी सेम वही चीज है, केस टू केस यहाँ पर बनेंगे। फर्स्ट केस में आपने क्या कहा कि केस 1 में डिटर्मिनेंट्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो उस समय आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट इसको कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास A डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। क्या क्या केस हो सकता है, A डिटर्मिनेंट्स ऑफ A तो आपके पास 0 है ही, तो कभी आपके पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, देखिए ये तो 0 था, ये भी 0 था, तो x आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। हम क्या कह रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर A डिटर्मिनेंट तो आपका 0 था ही। तो मैं इस फॉर्मूले में जब मान रखूंगी तो x इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A क्या है आपका 0 है, ये कह रहा है कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये वाला।
ऐसा नहीं हो सकता है कि लेफ्ट हैंड 0 है और राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, 0 ना हो। तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट इसको कहा जाता है। तो ये थी इसकी समरी, जिससे हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी।